के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे किसके गिरफ्तारी के विरोध? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू नहीं है, तो सही आंसर ए, इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हाँ तब तो सही में चटनी क्वेश्चन रह गया। रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। चलिए तो फास्ट किया जा सकता है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। हाँ, अखिल भारतीय राजनीति में असहयोग मार रहा है, लेकिन चंपारण ही सही होना चाहिए। इसमें ध्यान दीजिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम, गांधी का पहला साहसिक कदम। अरे रोलेट एक्ट का है, अगर रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो सही है, सिडनी रोलेट जज थे और आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद क्रांतिकारियों पर अंकुश के लिए लगाई, तो सही है। देखो चंपारण सत्याग्रह में आपको हमने बताया था कि नाम है चंपारण, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी का ख्याति प्राप्त किया उसमें, और इसलिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम चंपारण ही होगा। निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया? जलियांवाला बाग। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड तो ये हो गया। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? मार्च 1919 में, और मार्च 1919 मार्च भी नहीं दिया, 1919 सीधे सीधे, तो सही आंसर भी। नेक्स्ट हम लोग चले जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति का प्रारूप लिखने का प्रभार किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए डायर को किसने मारा? उधम सिंह। लेवल हल्का ही रहा, अच्छा लेवल रहता तो लंदन के किसी हॉल में मारा पहुंचा देता, तो वो जो है फिर लंदन का हॉल आंसर हो जाता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दिए? शंकरन नायर। तो शंकरन नायर सी जवाब सही है। 19 में जो है जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मोंटेग्यू सचिव है और चेम्सफोर्ड वायसराय है, तो चेम्सफोर्ड। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई? जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्या इसमें हंटर आयोग में भारतीय सदस्य थे? जल्दी बोलो। तो 3 भारतीय सदस्य थे, और चमन लाल याद है ना सबको? तो गहराई लेवल का क्वेश्चन रहता तो वहां तक चला जाता, ये तो चटनी लेवल है तुम्हारा। जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ? अमृतसर। ये सब चटनी चटनी दे दिया, दिन कटा हुआ है। चलो अमर बोल देते हैं, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन रहेगा, एकदम कुछ जाने नहीं। जलियांवाला बीपीएससी में अमृतसर का मारेगा तुम। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी? नहीं। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहा? सही है। खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया? गलत दियोगे। इस मिसाल में हम मुसलमानों और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार इनका स्टेटमेंट कौन दिए यही पूछा जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और यह किस समय का है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन, चूंकि असहयोग में खिलाफत का मुद्दा शामिल किया गया था। अगला नंबर है 19 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन चुने गए? महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछता कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली बंधु, जिसमें शौकत अली हो जाते। जिन्ना नहीं है, जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी है। आपसे कभी भी विरोधी पूछा जाएगा तो जिन्ना विरोधी है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग किस वर्ष शुरू हुआ? ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920। बोलो शांति बनाओ। खेड़ा में देखो कांग्रेस की बात कर रहा ना, तो खेड़ा ध्यान दीजिए, खेड़ा गांधी का मेन है, उस समय कांग्रेस का बहुत पार्ट नहीं है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय ने कांग्रेस यहाँ आंदोलन छुटा हुआ किस वर्ष शुरू किया? तो जिस लेवल का क्वेश्चन है वो आंदोलन छोटे वाला क्वेश्चन है ना, तो दिसंबर 1920 वाला है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तेज बहादुर सप्रू, 1911 में ही छोड़ दिए थे। असहयोग का मतलब 1920 की बात चल रही। मदन मोहन मालवीय, ये भी नहीं है। असहयोग के समय देशबंधु चितरंजन दास छोड़े थे। तो अगर आपको रहता चितरंजन दास तो सही आंसर सीआर दास होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। चितरंजन दास हमेशा ध्यान रखना, असहयोग के समय अपनी वकालत छोड़ दिए। किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? आंसर बताना भी जरूरी नहीं है, चौरी चौरा। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन, ये आप बिहार स्पेशल में देखेंगे, छपरा। किसने 20 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रस्तावित किया था? तो नागपुर वाला कह रहा था, इसलिए चितरंजन दास हो जाएगा। पहला वाला होता तो चितरंजन दास विरोधी थे, नागपुर वाला में वही प्रस्ताव लाए थे। चौरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। अरे 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हुआ, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अरे जहां 5 फरवरी मिलेगा, 4 तुमको कहां मिल गया रे? अच्छा चलो इसको देख लेते हैं, ऐसे ज्यादा बिपिन चंद्र के रूप में भी 5 फरवरी है, तो अरे 5 फरवरी 1922 से ज्यादा जगह मिलते हैं, लेकिन चलिए देख लेंगे। चलिए अगला, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी कब दिए? 1 वर्ष में स्वराज, तो असहयोग आंदोलन के समय कि दांडी मार्च के समय? जल्दी बोलिए। असहयोग। चौरी चौरा किस जनपद में है? गोरखपुर। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी असहयोग में वापस दे दिया, कैसरे हिंद की उपाधि। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एकदम हल्का है तुम्हारा जी। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया? 1929। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अप्रैल 30 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक संगठित किए चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, गोपालाचारी हो जाएंगे। गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया? अपने साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट तक। कितने व्यक्ति इसके साथ भाग लिए? कितने? 78 व्यक्ति भाग लिए। निम्नलिखित में आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक मानी जाती है? किसमें? नमक सत्याग्रह, धर्षणा, सरोजिनी नायडू सबकी घटना आपने देखा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्य। जिया तरंग आंदोलन, तो ये तरंग, ये ध्यान रखना है, नागालैंड और ये नाग वाले लोग के लिए है। तो जिया तरंग कहां है? ये ऐसे जिया तरंग नागा लोगों का आंदोलन था। जिया तरंग आंदोलन जो है नागा लोगों का आंदोलन है, और नागा जनजाति की आंदोलन है। नागालैंड और मणिपुर में भी कुछ नागा रहते हैं, तो असम त्रिपुरा तो नहीं होगा। चलिए
मणिपुर, नागालैंड, ये सब आपका पास नहीं हुआ। ऐसे एक्चुअल नागा जनजाति ध्यान रखना, जिया तरंग तरंग के रूप में आपको ध्यान रखना, साफ चलता ना चलता, तो इसलिए नागालैंड दिमाग में आपको सेट रखना था। अगला है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध, तो ये सविनय में नंगा हड़ताल छपरा और ये टैक्स नहीं देना, ये सब सविनय का पार्ट है। किसने गांधी अरविंद समझौता में गांधी के लाल को सांत्वना पुरस्कार कहा? तो कैंपबेल ने गांधी को कहा कि सांत्वना पुरस्कार गांधी अरविंद में मिल गया। गांधी अरविंद समझौता में हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई? तेज बहादुर सप्रू, गोलमेज सम्मेलन से आए थे, आपको कहानी समझाए हुए थे। 35 क्वेश्चन है, 30 कम से कम आना ही आना चाहिए, 30 है तभी सही है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्डनेस स्तर बहुत ज्यादा नहीं है। अब बारी है रिजल्ट का। वाह, 34 तक लाए हैं, 30 कौन पूछता है? बहुत बढ़िया। चलिए तो इसमें 34, 32 और 31 थर्ड है। पहले थर्ड से हम लोग चले, तो ये है पंकज कुमार और रोशन, रोशनी लिखा है, क्या लिखा है? रोशन लिखा है, रोशन राज। पंकज और रोशन कौन है? कहो ये देख तो लेंगे कौन कौन क्या मेहनत कर रहा है। चलिए एक और, चलिए इनके लिए ताली लगा दीजिए जरा बढ़िया से। तृतीय स्थान 31 नंबर के साथ है। 32 नंबर लाने वाले हैं अभिमन्यु कुमार, क्या लिखा है? गोल्डी, गोल्डी इधर, चलिए गोल्डी इधर है। अरे वाह, हम सोचे कि गर्ल्स में नहीं है। चलिए एक ताली कस के लगाइए जरा बढ़िया, दोनों अच्छा नंबर लाए हैं और 32 अंक। और सबसे अच्छी बात है कि 35 में 34 आए हैं कि ये स्पीड रहा तो रिजल्ट तुम्हारा, फिर थोड़े रिजल्ट रुकने जा रहा है। और 34 के साथ 3 लोग हैं और तीनों का 34 है। नेहा गुप्ता कौन है? कहो ये, कहा जाओ। चलिए बहुत सुंदर। निखिल चौधरी, वाह वेरी गुड। और विशाल मौर्य, चलिए जोरदार ताली लगा दीजिए, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तब तो बहुत अच्छी स्थिति है और अति प्रसन्नता है कि आप लोग बड़ा बढ़िया एकदम रिजल्ट देने जा रहे हो। यही स्पीड चाहिए। तो अब इसमें मॉडर्न का अगला टेस्ट भी आपको समझा दें। बाकी लोग अपना रिजल्ट नरक लोक में सटा हुआ रहेगा, धक्का धुक्की करते हुए देख सकते हो, वहां हो जाएगा, उनको स्वर्ग लोक नहीं आएगा। तो वो बाकी लोग और मेहनत को बढ़ाइए। इसमें सुन लीजिए, इसमें आपका अगला जो टेस्ट है, इसमें 1931 के बाद 32 से शुरू करेंगे, पुनः पैक्ट से आपका शुरू हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शामिल होगा, प्रथम गोलमेज भी शामिल हो जाएगा और 32 से हमको लगता है भारत छोड़ो तक 42 तक पूरा करते हैं या आजादी तक कर दें, आजादी ही कर देते हैं, 32 से 47 कर देते हैं आजादी तक। और अगला फिर एक टेस्ट ले लेंगे जिसमें हार्डनेस लेवल थोड़ा हाई होगा, पूरे मॉडर्न से एक हो जाएगा। तो पूरे मॉडर्न से यहाँ सामाजिक कार्मिक कांग्रेस सब मिलाकर के टेस्ट करा देंगे। चलिए तो सही है, वो भी सही है। 32 से 47 पूरे रहने देना। तो ये बार टेस्ट फिर आप दे दीजिए, 32 से 47 पूरे आपका होल सिलेबस से कवर हो जाएगा आपका। इसमें फुल टेस्ट 15 के बाद तो होना ही है, फिर आपका वो सीधा सीधा रहेगा। चलिए प्रश्न का लेवल आसान है, तो इधर आप लोग का भी 34-35 आया। चलिए ऑनलाइन में टेस्ट हो रहा है, टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सभी में हो रहा है। चलिए आज के क्लास को आगे कर रहा है। हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय को थोड़ा बढ़िया से एक एक करके समझते जाएं। हम लोग देखें पिछले क्लास में जो जनजातीय आंदोलन आपने पढ़ा उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 4 आंदोलन सुने थे। एक बार लास्ट रिवीजन आपके लिए। चुआर विद्रोह कहां हुआ? पश्चिम बंगाल। चुआर विद्रोह कहां है? पश्चिम बंगाल। इसके नेतृत्व कौन किए? 2 व्यक्ति थे, एक राजा जगन्नाथ और एक और कौन थे? दुर्जन सिंह। पाइक विद्रोह उड़ीसा, उड़ जाएगा उड़ीसा। और एक नेतृत्व कौन किए? जगबंधु, पूरे जग को जोड़ने वाला। रामोसी विद्रोह कहां हुआ? जल्दी बोलिए। महाराष्ट्र, मौसी से ध्यान है ना सबको, महाराष्ट्र। और चित्तर सिंह नेतृत्व किए। अहोम विद्रोह असम, और नेतृत्व कौन किए? तो गोमधर आपको बताए थे, गोमधर का कुंवर, तो खाली गोमधर भी आ जाए तो काम चल जाएगा। अब ये चारों पिछले क्लास में हो चुके थे। अब आज हम लोग विद्रोह को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जनजातीय आंदोलन में यहाँ पे हम लोग का आगे आज हेडिंग दीजिए और एक करके चलते जाए। नीचे लिख दीजिए पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे को बढ़िया से सुनिए। पागलपंथी का मतलब है पंथ धर्म को कहते हैं। पंथ माने क्या होता है? धर्म। और नाम है पागलपंथी। तो ये पागल, देखो पागल का मतलब ये नहीं है धुन के पक्के को भी पागल ही कहते। पढ़ने में भी एकदम इतना ध्यान दिला कि एकदम पढ़ाई में पागल हुआ। पागल का मतलब तुम लोग दूसरा समझ लेते, रांची भेजने वाला, भर्ती करने वाला। पागल का सेंस है कि किसी भी चीज में लगे तो धुन के पक्का हो जाए। और पागलपंथी जो विद्रोह देख रहे हैं ये कहां हुआ? पहला तो आपसे राज्य पूछा जाए। तो पहले बताओ पागलपंथी के संस्थापक कौन थे? बोलिए कसके बोल। अच्छा और कोई? करमशाह, वेरी गुड। तो देखिए पागलपंथी जो एक धर्म है, ये आधा धर्म के रूप में है, आधा राजनीतिक है। इसके संस्थापक है करमशाह। करमशाह एक व्यक्ति है जिसने एक नया धर्म चलाया और लोगों को बढ़िया रूप से समझाया कैसे जीना चाहिए, अच्छे रूप से प्रेरणा दिया। करमशाह जब तक रहा, पागलपंथी करमशाह कहां ये धर्म को सेट किए? राज्य पूछा जाएगा तो जल्दी बताओ। पश्चिम बंगाल। ये राज्य में अगर कहेगा तो कहां हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और यही जब तक करमशाह रहे तब तक उनके अनुयायी बहुत बन गए। करमशाह जब मर गए तो करमशाह का ही बेटा है टीपू। अब कई लड़के को टीपू चॉइस पे देता है तो गलत एकदम मारता है, क्योंकि सोचता है टीपू मेरे नीचे पहुंच जाता। ये टीपू सुल्तान नहीं, ये है टीपू। और टीपू कौन है? करमशाह का बेटा। इसने जब देखा कि जमींदार हमारे धर्म वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं, महाजन शोषण कर रहे हैं, तो टीपू के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह पागल जैसा ही चला। 13 अब पागल होकर उलट गया तो 31। बड़ा बेजोड़ पागलपंथी है। 13 अब उलट दिए तो 31। तो डेट भी हम समझते हैं कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। 1813 से 1831 तक पागलपंथी विद्रोह चला। इसके नेतृत्व करता कौन है? टीपू। इसके करमशाह नहीं मारना। पागलपंथी धर्म के संस्थापक कौन है? करमशाह। इसके विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? टीपू। और यह कहां हुआ? पश्चिम बंगाल। तो नीचे नोट कर दीजिए पागलपंथी विद्रोह संस्थापक माने धर्म को स्थापित किए करमशाह, जिसमें कई लोग इसके अनुयायी हुए, फॉलोअर हुए, और उन लोगों को लेकर टीपू ने विद्रोह करवाया। तो लिख दीजिए पागलपंथी विद्रोह। नीचे रेस्ट लिख दीजिए पागलपंथी। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संगठन था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संगठन था। एक अर्ध धार्मिक संगठन था जिसके संस्थापक, इसमें तो विद्रोह की बात नहीं, अभी धर्म ही चल रहा है। पागलपंथी जिसके संस्थापक करमशाह थे। करमशाह अंडरलाइन कर देगा, अगर पागलपंथी के संस्थापक पूछेगा तो करमशाह थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ।
पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ। नीचे डबल स्टार लगा डैश देंगे। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता करम शाह के पुत्र टीपू था। टीपू, अब यहाँ टीपू से टीपू सुल्तान पे मत चल जाना, ठीक है ना। तो ये करम शाह के पुत्र टीपू है। टीपू सुल्तान बेचारा 1799 में ही पार लग गया, तो समझ लो, याद है ना, उधर खत्म हो गया। ये हम लोग 1813 की बात चल रहा है, तो इसलिए टीपू है। नेक्स्ट, अब अगला नंबर हम लोग लिखे हैं खासी विद्रोह। नीचे लिख दीजिए खासी विद्रोह। डेट से बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में कर लीजिए 1829-33। खासी विद्रोह 1829-33, 29 से 33। चलिए सुनेंगे बढ़िया से, ध्यान दीजिए। आप सभी को मालूम है गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति भी है और पर्वत भी है। कहां? मेघालय में। तो नाम से ही क्लियर है, जैसे ही खासी विद्रोह कहेगा तो ये मेघालय में हो। ये तो गारो, खासी, जयंतिया देखते हैं, आपको समझ लेना है कि मेघालय में ये विद्रोह हुआ। किस लिए हुआ? जनरली देखो, एक इंपॉर्टेंट बात समझना, जो जनजाति होते हैं जिनको आदिवासी कहते हैं, वो प्राकृतिक ढंग से जीवन जीते हैं। प्राकृतिक ढंग से जीवन का मतलब है कि उनके कोई खेत वगैरह है नहीं, जमीन वगैरह रजिस्ट्री से मतलब नहीं है। वो जब जिस पेड़ पर चाहेंगे अपनी झोपड़ी डाल दे, फिर उखाड़ करके फिर दूसरी जगह हो जाएगा। कोई बहुत लेबिलिटी नहीं है, सपना नहीं है कि हमको मकान अपार्टमेंट बनाना, नया कपड़ा पहनना है, सिलाना है। कोई जानवर का छाल लपेट दिया, पत्ता लपेट दिया, हो गया उनका कपड़ा। सबसे मॉडर्न फैशन डिजाइनर जो आजकल देख रहे हो, फैशन डिजाइनर सोच रहे हैं, उन लोग डेली उसी फैशन डिजाइनिंग में रह रहे। तो उन लोग का जीवन एकदम नेचुरल ढंग से, जमीन अपनी खुद मेहनत करके पेड़ को काट देते, पेड़ को काटने के बाद वहीं सुखा देते, सुखाने के बाद उसी में आग लगा देते, आग लगाने के बाद उसके राख में अब हो गया खाद, जो कि पेड़ का जला हुआ। अब इसी में वो खेती करें और तब तक फिर अगला पेड़ काट के तैयार रखें। फिर धीरे धीरे मत समझना कि जंगल खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आगे बढ़ गए तो फिर इसमें पेड़ रोक देंगे, तो फिर तैयार हो। और इस तरह के कृषि को स्थानांतरीय कृषि या झूम कृषि का, झूम कृषि का मतलब है कि ये झूमते हुए आगे बढ़ रहा है या स्थान चेंज हो रहा है। दूसरा, इन लोग अपने क्षेत्र में अपनी रीति रिवाज से रहने के कारण किसी बाहरी का प्रवेश नहीं चाहते। बाहरी को इन लोग दीकू कहते थे। दीकू का मतलब बाहरी लोग, इसमें कुछ कोडिंग मत रहेगा, तो दीकू जब बोलेंगे समझना बाहरी लोग। तो जनजाति दीकुओं का प्रवेश एकदम नहीं चाहते। लेकिन 1793 के बाद जैसे ही अस्थायी बंदोबस्त हुआ, तो बिहार, झारखंड, बंगाल के सभी क्षेत्र में एक नए वर्ग, जमींदार वर्ग को भेजा गया और ये लोग कहे कि दीकू, और इसीलिए कई क्षेत्रों में लगातार विद्रोह हो रहा है। अब इसमें विद्रोह का कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट जो क्षेत्र है, इसको जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक सड़क की योजना लाई। अब इन लोग देखे कि हमारे क्षेत्र से ही सैनिक मार्ग गुजर रहा है, इनका जो रोड बन रहा था इनके रेसिडेंस के बगल से गुजर रहा है, तो क्या ये बड़ा खुश हो जाएंगे कि रोड गुजरने से जमीन महंगा हो जाएगा? तो खुश तो वही होगा जो भौतिकवादी जिंदगी जी रहा। भौतिकवादी का मतलब जिसको लगे कि जमीन वैसे इकट्ठा हो गया तो प्रसन्न है। इनको कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, जमीन बेचते भी नहीं, मकान के लिए लंबे सपना भी नहीं, और इसीलिए झारखंड सरकार भी परेशान। आदिवासियों के विकास के लिए लोग 5 लाख कर देंगे, 8 लाख कर देंगे, ये लोग बढ़िया से रहो, 8 लाख के पी के खूब नाचेगा, मस्ती में रहेगा। ये अंततः तो यही मस्ती ही ना करना है। अरे अंतिम उद्देश्य क्या है? खूब बढ़िया मकान बनाया, खूब आराम से रहता है। अब ये से ना चुकाओ, पैसा मिला है तो खाओ पियो, नाच गा के खत्म करो। और मकान ही नहीं रहेगा और पैसा सब खा पी जाएंगे, तब करेगा क्या? मकान रहेगा तब सरकार हड़काएगी कि तुम्हारा मकान नीलाम कर देंगे। हमारा तो झोपड़ी है, कहेंगे नीलाम कर ले जाओ, दूसरा फिर डाल देंगे। तो हमारा क्या है जो नीलाम करेंगे? कुछ रहने वाला डरेगा कि मकान 5 लाख का कर्ज लिए 50 लाख का मकान है, नीलाम होगा तो डरे। जिसको कुछ है ही नहीं, अपना से झोपड़ी 4 5 लगाया, ऊपर से पैसे दिया, हो गया, सरकार कर दिए, लाइए खूब खाया पिया, डेवलपमेंट, हमको खाने पीने दीजिए, मस्ती में 2 साल रहने दीजिए, पैसा दिया नहीं दीजिए, खत्म हो गया, मकान जब्त करेंगे, कर लो, फिर दूसरा झोपड़ी डाल देंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी है। और देखिए, इसीलिए जब सैनिक रास्ते इनके मार्ग से गुजरे तो खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा खासी विद्रोह कहां हुआ? मेघालय, किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह। खासी विद्रोह कहां हुआ? मेघालय, किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह। तो अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर हम लोग का इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह। अब बताइए कोल विद्रोह कहां है? छोटा नागपुर, ये झारखंड में। कोल विद्रोह कहां है? छोटा नागपुर का मतलब झारखंड। कोल विद्रोह का कारण यही, अंग्रेजों के द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेज कहे कि तुम लोग जो झूम के पेड़ काट देते हो, ये कृषि नहीं चले, और झूम कृषि पर रोक लगा दिया गया। आदिवासी कहे कि हमारी ये पद्धति है, पूर्वज हमारे यही करते आ रहे हैं और तुम हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों करो? दूसरा, आदिवासी लोग अपना विधि से चावल को सड़ा करके शराब बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ महुआ और मीठा से शराब बनते हैं, आदिवासी कल्चर में वो चावल से शराब बनाते हैं, तो उनका अलग कल्चर। और सब आदिवासी 99% पीते हैं। अब ध्यान दीजिए, शराब खुद बनाते, खूब पीते और खूब मस्ती में झूमते रहते। अंग्रेज की जब नजर पड़ी कि लोग शराब खरीदता नहीं है, अपने बना लेता है, तो अंग्रेज कहा कि रुको, सब नहीं बनाएगा, जिसको बनाना है हमसे परमिशन लेगा, और जब शराब बनाएगा तो हम उत्पाद कर लगाएंगे, उत्पादन कर रहे हो दारू का, तो उसका टैक्स लगेगा। अब इन लोग लगा हल्ला करने की, तो हम लोग डेली पीने वाला चीज है, हम बनाते हैं, अब इस पर टैक्स देंगे, झूम कृषि रोक है। इसी कारण यहाँ पे बुद्धो भगत के नेतृत्व में एक कोल विद्रोह हुआ। तो कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में हुआ? बुद्धो भगत। दूसरा गंगा नारायण है, ऐसे बुद्धो भगत में नाम ध्यान रखें। अब दिमाग में तीनों बैठा, हमको 3-3 के स्टेप में दिमाग में बैठाते चला, फिर लास्ट में एक बार रिकैप करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला पागलपंथी, तो आपने देखा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मत बोलो, पागलपंथी पश्चिम बंगाल, और वहां नेतृत्व करता कौन है? टीपू। नेतृत्व करता कौन है? टीपू। दूसरा नंबर हम लोग जो देखे वो है खासी, तो खासी विद्रोह मेघालय, तो ऐसे क्लियर है। और मेघालय में नेतृत्व करता कौन है? तीरथ सिंह। नेतृत्व करता कौन है? तीरथ सिंह। अब ध्यान दीजिए, कोल विद्रोह, तो ध्यान रखना कोयला कहां है? झारखंड। अब जिसके नाक मुंह में पूरा कोयला लग जाएगा तो उसको आदमी तेज समझेगा कि बुद्धू बुद्धू, तो जब कहेगा कि कोल विद्रोह, कहना कोयला लगा है, ये बुद्धू है, और बुद्धू भगत दिमाग में सेट रखे। अब बेचारा को तेज बनने के लिए गंगा नहाना पड़ेगा, तो गंगा नारायण भी इसमें बात समझ लीजिए, कोयला लग गया तो बुद्धू है, और गंगा स्नान तो गंगा नारायण। तो पहले ही बताओ, तीनों एकदम क्लियर हो गया सबका। तो पिछला जो स्टेप हम चले थे उसमें हम लोगों को पहले ध्यान रखना है कि इसमें आपको यहाँ जो लिखाया गया, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ जो लिखाया गया है हम लोग सब धीरे धीरे एकदम याद करते चलेंगे। तो पहला नंबर हम लोग देखिए चुआर, फिर दूसरा कौन चले? पाइक, फिर कौन चले? रामोसी, उसके बाद कौन चले? अहोम, इसके बाद बोलिए पागलपंथी, पागलपंथी के बाद खासी विद्रोह, और खासी के बाद कोल विद्रोह। हमारी ड्यूटी है लास्ट होते होते टोटल पे कहां हुआ नेतृत्व करता कौन है, आपके दिमाग एकदम डेवलप है। तो पहले इतना फिर से, चुआर का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, पाइक पाइक उड़ जाएगा, रामोसी महाराष्ट्र, अहोम असम, पागलपंथी पश्चिम बंगाल, खासी मेघालय, और कोल झारखंड। नेतृत्व करता चुआर, जल्दी बोलो कौन है? हाँ, दुर्जन सिंह और एक राजा जगन्नाथ। पाइक विद्रोह जगबंधु, रामोसी चित्तर सिंह, अहोम जल्दी बोलिए
गोमधर, पागलपंथी, टीपू, खासी, तलिबले, कीरत सिंह और कोल, बुद्धू बन गया, कोयला लगे, बुद्धू भगत और गंगा नारायण। पहले बताओ इतना एकदम क्लियर है सबका ना? अब जल्दी से कोल तक लिखेंगे, फिर एक स्टेप मारेंगे तो लगभग 15-20 विद्रोह एकदम लाइन पर एकदम आपका होना चाहिए, टोटल याद हो गया। लिख दीजिए। तो हम लोग का हो गया अभी जस्ट खासी विद्रोह, नीचे डैश करके लिख दीजिए। मेघालय स्थान लिख दीजिए, मेघालय या प्रभावित क्षेत्र मेघालय, प्रभावित क्षेत्र मेघालय, नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, डैश देखिए, कारण लिख के डैश दे दो, कारण लिख के डैश, ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट क्षेत्र को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक मार्ग का निर्माण किया, अंग्रेजों ने सैनिक मार्ग का निर्माण किया, सैनिक मार्ग का निर्माण किया, जिसे वे अपने जीवन में हस्तक्षेप पाने, जिसे वे अपने जीवन में हस्तक्षेप पाने। नीचे स्टार लगा के लिख दो। इसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे, तीरथ सिंह थे। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-48, कोल विद्रोह 1831-48 डैश लिख दीजिए। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र डैश देखिए, छोटा नागपुर ब्रैकेट में झारखंड, छोटा नागपुर ब्रैकेट में झारखंड, नीचे लिख दीजिए कारण, कारण अंग्रेजों द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध, अंग्रेजों द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना, अंग्रेजों द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना तथा इनके द्वारा निर्मित शराब पर उत्पाद कर लगाना, तथा इनके द्वारा निर्मित शराब पर उत्पाद कर लगाना, उत्पाद कर लगाना। नीचे डबल स्टार लिख दीजिए। नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत, बुद्धो भगत और गंगा नारायण, बुद्धो भगत और गंगा नारायण। चलिए हम लोग समझेंगे। अगला नंबर का नाम है गडकरी विद्रोह। आपको समझाए थे गडकरी भी मराठा के ही किला वगैरह के निर्माण क्षेत्र में सैनिक का कार्य करते थे और इसीलिए मराठा ने गडकरी को भी अपने कुछ भूमि दिए थे जो निःशुल्क थे। अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगाया तो जैसे ही मराठा का नाम आ गया तो आप समझ गया कि कहां है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी खास क्षेत्र जहां किला मेन था वो था कोल्हापुर। इसीलिए कई बार चॉइस में महाराष्ट्र नहीं देके कोल्हापुर देगा। आपको याद होगा कोल्हापुर में ताराबाई का मेन सेंटर था, मराठा पढ़े तो याद है ना। तो उस क्षेत्र में ही गडकरी लोग थे और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गडकरी विद्रोह का क्षेत्र कौन रहा? कोल्हापुर। ये कोल्हापुर कहां है? महाराष्ट्र में। और इसका नेतृत्व कौन किए? बाबाजी अहिरेकर, बाबाजी अहिरेकर। तो गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? बाबाजी अहिरेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि गडकरी बोलेंगे तो आप ध्यान रखना बाबाजी, दिमाग में सेट रखेगा कड़ी, तो कड़ी आपको ध्यान रखना है कि बाबाजी को दे देना, आपने नहीं खाना। तो कड़ी बोलेंगे तो गडकरी, तो खाना कड़ी किसको दे देना है? बाबाजी। तो बस बाबाजी भी याद है तो काम चल जाएगा, अहिरेकर नहीं भी है तो चलेगा। बोलो गडकरी कौन थे? मराठा के किला में सैनिक थे और इनको निःशुल्क भूमि प्रदान किए गए थे। अंग्रेजों ने उस पर भू राजस्व लगाया, इसीलिए गडकरी विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र के कौन क्षेत्र? कोल्हापुर में। और इसके नेतृत्व कौन किए? कड़ी, बाबाजी को दे देना है तो बाबाजी अहिरेकर। अब ध्यान से संथाल विद्रोह सुनेंगे हम लोग। संथाल विद्रोह में ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह को ही हुल कहते हैं, तो कई बार हुल भी रह सकता है, संथाल हुल, हुल मतलब ही विद्रोह होता है। और यह पहला विद्रोह है जो 1857 के ठीक पहले है, इसीलिए इसका डेट पूछता है। देखो बाकी में डेट का जरूरत नहीं, लेकिन ये 1857 के विद्रोह के पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा विद्रोह हुआ है तो वो संथाल विद्रोह। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में पहला सशक्त विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था, उसमें 1857 भी रहे और संथाल भी रहे, तो आंसर क्या होगा? संथाल हो। अब इस संथाल विद्रोह का डेट इसलिए पूछेगा क्योंकि 1857 से ठीक पहले है और यह कब है? 55-56। तो डेट भी क्लियर है सबका, 57 विद्रोह के ठीक पहले 55-56 है। क्या कहानी का प्रसंग समझो। संथाल एक जनजाति और यह जनजाति बिहार में भी भागलपुर से लेकर के और झारखंड के राजमहल पहाड़ी तक निवास करते थे। मतलब इसका क्षेत्र अगर पूछा जाए तो बिहार में कहां है? भागलपुर। और झारखंड में राजमहल की पहाड़ी। और भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक के लोग अपने जीवन में खुद मेहनत करके पेड़ काट के बड़ा मुश्किल से भूमि तैयार की। ये अपने क्षेत्र में किसी को बसने नहीं देते थे कि हम लोग अपना जीवन अपने ढंग से जिए। लेकिन 1793 के अस्थायी बंदोबस्त ने संथालों को प्रभावित किया। बिहार में अब इनके क्षेत्र में भी जमींदार आ गए। ये बेचारे अपनी भूमि स्वयं बनाए थे, उस पर भी टैक्स ले रहे। जब टैक्स नहीं जुट रहा है तो ऊपर से फिर अलग चार्ज कर रहा है कि महाजन से सूद पर लीजिए, सूद पर दीजिए। तो महाजन भी आ चुके हैं। अब महाजन और जमींदार, संथाल बेचारे सीधा साधा, एक बार कर्जा गलती से ले लिया तो जो जमीन बनाया सब छीन। अब बेचारा मेहनत से जमीन बनाया वो भी खत्म हो। इतना ही नहीं, बिहार से लेकर के बर्धमान तक रेलवे लाइन इस समय पास हो रहा था कि रेलवे लाइन बनाना है। और रेलवे लाइन बनाने के लिए अंग्रेज कहा कि लेबर कहां से आएगा? तो जमींदार लोग कहा कि इन लोग को दरिए ना, बड़ा मेहनती है। तो इन लोग से काम लिया गया। तो काम लेने में इन लोग को दिक्कत नहीं था, लेकिन वो काम बेगार के रूप में लिया। बेगार मतलब बिना पैसा के, उसी को कहते हैं कि तुम्हारा बेगारी हम नहीं करें। बेगार के रूप में लिया गया, दिन रात खटवाया गया, मार मार के, एक पैसा भी नहीं, जबरदस्ती काम करा रहा। वहां तक इन लोग सब सारे बेगार भी कर रहे हैं। अचानक एक कुछ लोहा क्लिप चोरी हो गई अंग्रेज। अब वहां जो चोरी हुई तो अंग्रेज एक को पकड़ लिया और बहुत बेरहमी से थाना में मारने लगा। और उन लोग जान रहे थे कि जिसको पकड़ के ले गया वो निर्दोष है, तो पूरे थाना पे ही लोग तीर धनुष लेके चल गए, उसको छोड़ो। और पूरा जो हल्ला हंगामा हुआ तो लोग को छोड़ दिया गया। अब 2 व्यक्ति इसमें है और उनके 2 चचेरा भाई है। 4 व्यक्ति, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। चांद और भैरव उनके चचेरा भाई। अब सिद्धो और कान्हो इनके नेतृत्व करते हैं। सबको एक बैठक बुलाते हैं कि जितना गांव में संथाल है बिहार से लेकर झारखंड तक सब भगनाडीह में पहुंचो। और भगनाडीह में एक बैठक होती है। देखते देखते 10,000 संथाली पहुंचे।
तो सीधे साधे लोगों को सिद्धो कान्हो कहा कि रात में हमें ईश्वर आए थे मिलने, और उन्होंने कहा कि तुम दिकुओं का खिलाफ क्यों नहीं करते, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे, उनका खिलाफ करो। और भगवान ही कहे हमको कि अंग्रेजों का खिलाफ करो और हम लोग तरफ से भगवान लड़ेंगे। सारा आदिवासी जो थे संथाल चार्ज हो गए, ये भगवान हम लोग तरफ से है, तब क्या कहना। और सारे आदिवासी तीर धनुष लेके अचानक विद्रोह कर। एक मेजर है बोरो, उसका नाम आपसे पीटी में पूछेगा। अंग्रेज जब सुने कि पूरे संथाल फॉर्म में है, तीर धनुष लेके भाला तरासी लेकर के जो शोषण करने वाले थे, चाहे वो जमींदार रहो, चाहे वो उनका महाजन रहो, चाहे अंग्रेज का ऑफिस रहे, सब जगह हल्ला हंगामा आग लगा दिए, पूरे क्षेत्र अपना बिहार से झारखंड खाली कराए। अंग्रेज बोरो के नेतृत्व में पूरा सेना भेजा, और जब सेना भेजे तो इन लोग बोरो को ही मार दी। इसलिए पूछा जाएगा कि बताओ संथाल विद्रोह में किस अंग्रेज जो है जर्मन को इन लोगों ने हराया, तो ये मेजर कौन होंगे, बोरो। मेजर बोरो को इन लोगों हराए। अब अंग्रेज ही मारा गया, अच्छे अधिकारी मारे गए। अब अंग्रेज इस क्षेत्र में समझ गया कि ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग तीर धनुष बजा के गर्म करके और जहर पिला के रखा है, मार दिया मतलब वो लगता है जहर शरीर में फैल जाएगा। वो लोग बड़ा मेहनत किया तीर धनुष, और निशाना भी उतना ही पक्का। अंग्रेज कहा कि पूरे चारों तरफ से तोप लगाना पड़ेगा, तोप जब तक नहीं रहेगा तब तक इन लोग को कुछ नहीं होगा। और सोच सकते हैं कि चांद और भैरव सेनापति है, मेन नेतृत्व करता सिद्धो और कान्हो है। इस समय जो भागलपुर का कमिश्नर है वो इंपॉर्टेंट आपका है, कौन है, ब्राउन। और मेजर कौन है, जनरल लैड। हारने वाला कौन मेजर था, बोरो, ये हार गया है। और ये जनरल लैड और ब्राउन तोप और बंदूक से तीर का मुकाबला करने गया, और इसी कारण से तीर बेचारे की परंपरागत हथियार रही। क्षेत्र छोटा रहा, केवल झारखंड बिहार के ही क्षेत्र में संथाल थे। इसी कारण देखते देखते अगस्त 55 में सिद्धो और फरवरी 56 में कान्हो और फिर चांद और भैरव मारा गया, और कई यहाँ संथाली 10,000 से ऊपर मारे गए। अंग्रेज तीव्र दमन कर, देखे तोप से उड़ा दे, देखे गोली से उड़ा दे, लोग मार दे। और जब इनके सारे नेतृत्वकर्ता मर गए, फिर भी अंग्रेज को समझ में आ गया कि अगर इसको कुछ सुविधा नहीं देंगे तो कब फिर पगला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। सिद्धू कान्हो मरा है, व्यवस्थाएं नहीं, फिर कोई सिद्धू कान्हो तैयार हो जाए। और इसीलिए अंग्रेजों ने इस विद्रोह को 56 में दबाने के बाद इन संथालों के महत्व को समझा और कहा कि हम समझ गए, क्या चाहिए तुम लोग का। ये लोग कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करेगा, तो अंग्रेजों ने संथालों के क्षेत्र को अलग से उस जमाने में संथाल परगना घोषित किया। आप संथाल परगना का नाम सुने हो, तो ये संथाल विद्रोह का दिन है, और संथाल परगना संथालों का क्षेत्र घोषित किया गया और कहा गया कि इनके क्षेत्र में कोई दिक्कत प्रवेश नहीं करे, बिना मतलब कोई नहीं जाएंगे, इनकी जमीन कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकते, अगर रजिस्ट्री करा भी लिए हैं तो जिस समय कंप्लेंट करेगा फिर उसी का हो जाए। अब ऐसा कानून आज भी वही झारखंड में अप्लाई। झारखंड में अभी भी संथाल लोग का, आदिवासी लोग का जमीन नहीं लिखवा सकते, वो भले उसको काम रहे 5 लाख रुपया का भी, और फिर भी वो कहे कि 5 लाख देके जाइए रजिस्ट्री कर देते हैं, तो हो भी जाएगा। फिर 5 लाख मकान बना लोगे, रेंट लगा दोगे, और फिर अगर आदिवासी कंप्लेंट कर देगा कि हमको ठग के लिखवा लिया है, पैसा नहीं दिया था, तो मकान फिर उस आदिवासी का हो गया, रजिस्ट्री अवैध घोषित किया जाएगा, ले ही नहीं सकते। तो सोच लीजिए कि उनके क्षेत्र में अगर रजिस्ट्री नहीं होगा तो बाहरी लोग का प्रवेश नहीं होगा, और ये कानून अंग्रेज का लाया। तो ये देखो संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, खास क्यों, क्योंकि बिहार के भागलपुर का जो क्षेत्र है इसमें एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, दामिनिक को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और इस सबको ध्यान रखना चाहिए। संथाल विद्रोह जब कहेंगे तो भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है जहां संथाल रहते थे उस क्षेत्र को ही दामिनिक कोह कहा। आपसे पूछा जाएगा दामिनिक कोह क्या था, संथाल के निवास क्षेत्र को दामिनिक कोह कहा गया। तो बताओ ये पूरा क्लियर है सबका, जल्दी से हम लोग इन दोनों को नोट करेंगे और तब संथाल से फिर आगे चलेंगे। नीचे लिख दीजिए गडकरी विद्रोह ब्रैकेट में 1844, नीचे लिख दीजिए क्षेत्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, इसमें कोल्हापुर अंडरलाइन करना, क्योंकि कोल्हापुर का क्षेत्र जो है वो खास पूछा जाएगा, क्योंकि मराठा का प्रधान केंद्र पूना और कोल्हापुर रहा है। नीचे डैश लिख दीजिए नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरेकर। अहिरेकर नहीं भी याद है, खाली बाबाजी याद है तो काम चल जाएगा। गडकरी में ध्यान रखना, कड़ी कड़ी किसको दे देना है, बाबाजी को, बाबाजी अहिरेकर। अहिरेकर नीचे डबल स्टार लगा दीजिए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ब्रैकेट में संथाल हुल, हुल मींस विद्रोह ही होता है। संथाल विद्रोह, संथाल हुल, हुल मींस विद्रोह हो गया। ब्रैकेट में डेट कर दीजिए 1855-56 और डेट भी अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसका डेट पूछा जाएगा। बाकी का डेट का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह आपको डेट ध्यान रखना है। 1855-56 डेट याद रखना एकदम आसान, क्योंकि 57 विद्रोह के पहले एक बहुत बड़ा विद्रोह है। नीचे डैश लिख दीजिए 1857 के पूर्व, 1857 के पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था। सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था, सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र, संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र, संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र बिहार के भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से झारखंड के राजमहल पहाड़ी तक था, झारखंड के राजमहल पहाड़ी तक था। इस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया। दामिनी कोह अंडरलाइन कर लेंगे, इस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया। आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा दामिनी कोह तो ध्यान रखना कि संथाल का निवास क्षेत्र है। इस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया, दामिनी कोह कहा गया। नीचे लिख दीजिए 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 को झारखंड के भगनीडीह में, झारखंड के भगनीडीह में, झारखंड के भगनीडीह में विद्रोह का निर्णय लिया गया, विद्रोह का निर्णय लिया गया। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देंगे संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता सिद्धो, सिद्धो कोमा कान्हो लिखा हुआ, सिद्धो कान्हो कोमा चांद और भैरव, 4 भाई थे। सिद्धो कान्हो चांद और भैरव, चांद और भैरव 4 भाई थे। नीचे डबल स्टार लगा दीजिए, एक लाइन पूछा हुआ है मेजर बारो के बारे में, लिखिए संथालों ने मेजर बारो के नेतृत्व में
संथालों ने मेजर बारो के नेतृत्व में आय सेना को पराजित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर बारो अंडरलाइन कर देना। मेजर बारो के नेतृत्व में आय सेना को पराजित किया। नीचे डैश लिख दीजिए भागलपुर कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने काफी दमनात्मक तरीका अपनाकर संथाल विद्रोह को शांत किया। नीचे अस्ताला के डैश लिखिए संथालों की महत्ता को देखते हुए अंग्रेजों ने संथालों के लिए अलग क्षेत्र संथाल परगना का गठन किया। चलिए ध्यान दें सभी लोग को, बढ़िया से हम लोग समझेंगे यहाँ पे रंपा विद्रोह और मुंडा विद्रोह को बढ़िया से ध्यान दो। देखिए रंपा विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां हो, तो ध्यान रखना है कि रंपा विद्रोह ये कहां हुआ, तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। और मेन रंपा विद्रोह किस लिए हुआ, वन कानून, वही झूम कृषि पर प्रतिबंध। इसमें रंपा विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट 22 वाला कारण सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता है। वो पहला नंबर तस्मान प्रारंभ किए थे और काफी लंबे समय तक चला, कोई सरकार कानून बना दिया तो एक दिन में तो बदलेगी नहीं, तो इसीलिए ये 19-22 में बड़ा इंपॉर्टेंट है सीताराम राजू। जब हम कहेंगे रंपा तो आपको कहना है कि इसमें सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता है। रंपा विद्रोह कहां हुआ, आंध्र प्रदेश में। बदमाश सेटल रहने पर आजकल ट्रेंड क्या है, आंध्र प्रदेश का नाम ही नहीं दे और दे देगा कि रंपा विद्रोह हुआ चॉइस ए मालाबार तट पर, चॉइस बी गोलकुंडा तट पर, चॉइस सी कोंकण तट पर। तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश गोलकुंडा तट वहां पड़ता है और इसीलिए रंपा विद्रोह कहां है, गोलकुंडा तट। तट भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ध्यान दीजिए जब कहे रंपा तो आपको कहना है कि आजकल रैंप गाना बड़ा चल गया और कोई रैंप गाना एकदम बैठा के गाए तो उसको कहो कि सीताराम बोलो, ये सब क्या गा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जब रंपा बोले तो कहना कि सीताराम नाम लो, ये सब क्या गा रहा है, तो रंपा में तो रैंप ध्यान रखना। और विद्रोही कौन है, सीताराम। तो सीताराम राजू हम समझते हैं विद्रोही बिल्कुल क्लियर रहेगा सबका। और कहां हुआ रंपा, आंध्र प्रदेश। उसको हल्का देना है, रैंप तुम गाओगे भगवान को नहीं याद करोगे तो अंदर हो जाओ, ये भी ध्यान रखना। तो रंपा ध्यान रखना कि रैंप गावे वाला तो कहना कि अंदर हो जाओगे, भगवान का नाम लो, किनका, सीताराम। तो सीताराम राजू ये रंपा का क्षेत्र और विद्रोही क्लियर है सबका। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह, पूरा हम लोग सुन लें मुंडा विद्रोह का, सुनिए जरा ध्यान से। मुंडा विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों को अगर फिर सबसे बड़ी चुनौती है तो मुंडा विद्रोह से मिला। 57 के पहले संथाल है और 57 के बाद मुंडा। मुंडा विद्रोह में जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ 20-25 साल का लड़का, ज्यादा उम्र भी नहीं, 20-25, सोचो कई लड़के से छोटे उम्र का व्यक्ति, और वो हजारों का फॉलोअर बनाए हुए, मरने मिटने को लोग तैयार है उसके नाम पर। उसको धरती आबा कह रहे हैं। धरती आबा का मतलब है पूरे ये ब्रह्मांड पिता, आप ही मेन पिता है, आप भगवान के दूत हैं, जो बोलेंगे मानेंगे। कारण क्या था, थोड़ी बात समझना है। मुंडा जनजाति बड़े सीधे साधे थे, आदिवासी तो थे सीधे साध। अब इनके सरदार होते थे मुंडाओं, और उनकी एक पद्धति थी कि मुंडा जिस जगह पे है कुछ मुंडाओं का एक सरदार होगा, फिर एक सरदार होगा। इसीलिए मुंडा विद्रोह को सरदारी विद्रोह भी कहा जाता, क्योंकि वो सरदार की प्रणाली। अब इस समय हुआ क्या कि बाहरी दीकू प्रवेश इनके क्षेत्र में भी कर गए और दीकू लोग क्या करने लगे। अब उस समय हिंदू जमींदार वहां है, मुंडाओं के सरदार वहां है। हिंदू जमींदार क्या करते थे, ब्राह्मणों को कुछ जमीन दान देते थे कि जाइए 10 कट्ठा दान दी, बदले में ब्राह्मण जहां जाए भर पेट बड़ाई करते थे। राजा रहे तो वैसा, आज तक नहीं देखे, 10 कट्ठा तो ऐसे ही दे दी। अब ये डेली बैठ करके प्रशंसा जब सुने तो मुंडा सरदार के अंदर भी लग रहा है कि मेरा भी तो कुछ बड़ाई होना चाहिए, हम भी राजा है। और इसीलिए इन लोग भी दान देने का प्रवचन कर दिया। एक प्रचलन भी कर कि हमको भी दान करना है, ब्राह्मण को देखे खूब बड़ाई करता है, जाओ 10 कट्ठा तुम्हारा। अब वो 10 कट्ठा वो भी बड़ाई करना शुरू कर दी। अब एक सरदार का बड़ाई होता, दूसरा कहेगा इधर आओ 20 कट्ठा हम भी थी। और धीरे धीरे सरदार भी खूब दान दी। और दान देने के बाद मुंडाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, जनजाति थी, दान भी दे रहा है केवल फैशन शो, प्रतिष्ठा में प्राण गमान, और उसी में दे रहे हैं। अब धीरे धीरे जो जमीन पर दान मिला था उसी जमीन पर मुंडाओं को मजदूर बनाकर ब्राह्मण खटवाने लगे। यार इधर खटो, अभी जमीन तो दान मिल गया तो मेरा। अब जो जमीन दान दिया वही कुछ मुंडा वहां मजदूर जैसा खट रहा है, एक तो ये गड़बड़ी। दूसरा, कई मुंडा सरदार ब्राह्मण बड़ाई कर रहे तो हिंदू धर्म अपना ली, कई मुंडा सरदार ईसाई धर्म अपना ली, और कई अपना पुराना धर्म जो चल रहा था वही चल रहा था, सिंह बोंग की पूजा। मुंडा लोग एक ही भगवान को मानते थे, किनको, सिंह बोंग, तो सिंह बोंग की पूजा कर रहे थे। दूसरा, मुंडाओं में एक बहुत बड़ा चीज क्या था, आपको फिर एक बात समझ में आई होगी, जमीन दान दी और वही जमीन पर मुंडा मजदूर कैसे खट रहा है। कारण मुंडाओं में कृषि के लिए एक प्रथा थी, खुटकट्टी प्रणाली। अब देखो बड़ा अच्छा प्रश्न आएगा, खुटकट्टी पद्धति। खुटकट्टी का मतलब था एक ही भूमि पर सामूहिक कृषि करना, भूमि सरदार का और बाकी सब मुंडा उसमें कृषि सामूहिक रूप से करो, उत्पादन सामूहिक रूप से बढ़े। सरदार ने जमीन को ही दान दे दी तो सब लेबर बनो, और जो दान दिया है जिसको वो हम जो देगा चुपचाप उसको तुमको रखना। और सरदार को बात बहुत अखड़ने लगी। अंग्रेज भी अब भू राजस्व जब आ गया तो 1793 में टैक्स वसूलने गया तो कहा कि जमीन किसका है, तो सब खड़ा हो जाए, लोग सब सबका कैसे है, तो खुटकट्टी पद। अंग्रेज ने कहा बंद करो खुटकट्टी पद, जमीन पर पर्सनल किसी का अधिकार हो, और सब हम बांट देते हैं पर्सनल अधिकार, तो हम टैक्स नहीं दोगे तो हम जमा लेंगे। और इसीलिए खुटकट्टी प्रणाली को भी समाप्त कर दी। इन मुंडाओं का सरदार ही न्याय करते थे। अंग्रेज कहा कि चुप रहो, जज मेरा न्याय करे, तुम लोग लड़ा झगड़ा सरदार कुछ नहीं करेगा, वो पावर विशेष कर ली। अब उसी बीच एक व्यक्ति है बिरसा मुंडा, जन्म रांची में ही है, और बिरसा मुंडा की कहानी अब बड़ा दिलचस्प समझो। बिरसा मुंडा के पिता ईसाई बने, तो ईसाई बने हैं तो जो क्रिश्चियन फादर लोग हैं वो लोग कहे कि तुम्हारा बेटा को यहाँ फ्री पाएंगे, तो बिरसा मुंडा पढ़ने गए। और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला पहला मुंडा जनजाति का ही है, जो अब तक कोई नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा है। अब ये अपना जनजाति है तो कई बार तीर धनुष लेके, बाकी छालू लपेट के, आदि पत्ता लपेट करके जनजातीय ड्रेस में ही पहुंच, बस बच्चे खूब चिढ़ाए भी। टीचर भी इनको मूर्ख बनाया, क्या पहन के आ गया, तीर क्या लेके आ गया।
और ये सब क्या रखा है, इनके जनजातीय कल्चर पर पूरा मजाक उड़ाया। बिरसा मुंडा जब बड़ा हुए 7वां 8वां क्लास में गए तो इनको लगा कि हमारी संस्कृति कोई मजाक उड़ाता है। तो एक बार उसी स्कूल के जो फादर थे प्रिंसिपल, उन्होंने बड़ा ईसाई का ड्रेस पहन के आए, प्राइज वगैरह देना था, तो बिरसा मुंडा क्लास में पीछे से कह दिया कि साड़ी पहन के कैसे आ गए। अब तो जो प्रिंसिपल है वो तो कस के आग बोला हुआ कि कौन बोला है, तो मालूम चला बिरसा मुंडा स्कूल से निकाल दिए। बिरसा मुंडा स्कूल तो निकल गए, पढ़ नहीं पाया, लेकिन चलो जितना पढ़ लिया उतना कोई नहीं पढ़ा। अब बिरसा मुंडा अब धीरे धीरे घर पे एक खास स्टडी करने लगा, और वह स्टडी मात्र 15-16 साल की अवस्था में था, वह था रोग का उपचार जड़ी बूटी से। देखो बिरसा मुंडा के अपने रिसर्च पढ़ लिया ही था, तो कई किताब वगैरह पढ़ रहा है किस रोग का इलाज कौन जड़ी बूटी है, और 2-3 साल में जड़ी बूटी का विशेषज्ञ बन। अब किसी को कोई रोग हो तो पैसा नहीं लेता था इधर, और जान के जड़ी बूटी भी देता, और कुछ तंत्र मंत्र फूंक फाक भी ऐसा करता जिसमें लगता है कि इनके अंदर का पावर भी कुछ दिया गया। डायरेक्ट जड़ी बूटी देगा तो आदमी पावर नहीं समझे, अब उसको कुछ फूंक दिए, कुछ ऐसा कर दिए, आंख बंद करो, तुमने ध्यान करो, कुछ वैसे कर रहा है, सब जो स्पर्श करा दिए, तो उसको लग रहा है कि सब कभी फायदा है कुछ। और जिसको दे तो जड़ी बूटी तो फायदा करे, ये सब दिखावा बाहरी वाला उसको लगे कि सब तो मेन वही की है। और जैसे जैसे कोई भी रोग असाध्य रहे कि जैसे जैसे ठीक करने लगे, इनके कैंप में भीड़ बढ़ने लगे। अब एक आदमी का भी कोई रोग ठीक हो जाए वही फ्री में, तो आदमी कम से कम 100 लोगों को प्रचार करे कि दिखाना है तो वहां चल जाओ, कोई पैसा नहीं। और बिरसा मुंडा के यहाँ भीड़ लगी हुई। अब बिरसा मुंडा धीरे धीरे अपने को कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, ऐसे थोड़े ठीक हो रहा है, तुम भगवान के दूत हैं, वही भेजे हैं, और हम जो बोल रहे हैं भगवान तुमको ठीक करते। और सारे व्यक्ति मान लिए, क्योंकि मुंडा पढ़े लिखे नहीं थे, सीधे साधे, सब कहा कि बस भगवान दूत भेज दिया। और बिरसा मुंडा के फॉलोअर इतने हो गए कि बिरसा मुंडा सोच रहे हैं कि लोगों में सुधार लाना, और ये पहला विद्रोह है जो न केवल राजनीतिक है बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए भी। देखो कई बार क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से जनजातीय विद्रोह का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं रहा, सामाजिक और धार्मिक सुधार भी रहा, तो वो मुंडा विद्रोह। और भी आगे आएगा तो देखोगे मुंडा विद्रोह का पार्ट 2 आएगा। तो इसमें अब देखिए मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा सबको इलाज करने के लिए लाइन से बैठा रहा है, हजारों की भीड़, और बैठाने के क्रम में बता रहा है कैसे कैसे कौन इलाज होगा, एक दूसरा, अब बीच बीच में प्रवचन दे रहा है कि कुछ सुधार। तो लोग देखा होगा हम लोग के जो साधु महात्मा लोग होते हैं, रामायण का गांव में कुछ भगवत गीता का आयोजन किए, हजारों महिलाएं आ गए, अब गीता पढ़ते पढ़ते वो प्रवचन करते करते एक घर वाला प्रसंग निकालते हैं कि कैसे इनका बुद्धि ठीक किया जाए, सामाजिक सुधार, सास पुतों का बात निकाल देंगे, ननद भौजाई वाला निकाल देंगे, तो उससे बड़ा इंटरेस्ट लेके लोग सुनते भी है और वो सामाजिक सुधार की भी बात करते हैं। तो ये भी वही काम करो। बिरसा मुंडा बीच बीच में कह रहा है कि सब लोग जो इधर उधर गया है अपने धर्म में वापस आओ, तब फायदा करेगा दवा। ईसाई से छोड़ो, हिंदू से छोड़ो, सबको इधर लाओ, और बहुईश्वरवादी छोड़ो, एक ईश्वर की पूजा करो। वह ईश्वर कौन है? सिंह बोंग की पूजा करो। दीकुओं को भगाओ, दीकुओं के साथ नहीं रहो, सिंह बोंग की पूजा के साथ साथ पहले व्यक्ति हैं जो आदिवासियों को सिखा रहे हैं मांस और मदिरा का सेवन नहीं करो। ये देखो सामाजिक सुधार, ये कह रहे हैं शराब मत पियो, इसीलिए तो तुम पर अंग्रेज ऐसे कर रहा, शराब छोड़ देना है। अब देखिए सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, एक ईश्वर की पूजा करो, ये धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं, और इसी के नाम पर भीड़ जुटाए हुए हैं और अंग्रेज के खिलाफ हंगामा कर दी। 1895 में अंग्रेज धर लिया, जेल भेज दी, जेल भेजा, 2-3 साल रह करके फिर इनको छोड़ दी। जब ये छूटे तो और फौर में आग जेल भेजता 18। अब इस जंगल में अपना आयोजन करना शुरू किया। जंगल में सबको कहा कि जिसको इसको रोग ठीक कराना है, फलाने डेट को कैंप है, और जितना रोगी है वो सबको एक बार दवा दे और कहा कि खत्म नहीं हुआ, दर्द ठीक भी हो जाएगा तो 2 महीना बाद फिर डेट को आना है, वहां बैठोगे तो सत्संग से ठीक रहेगा तो फिर हो जाएगा। बात समझ लीजिए। तो अब इसके कारण जंगल में ही हजारों हजार की भीड़ जुटाने लगे, और जब इनको सब लोग अंधभक्त हो, सारे लोग इनको धरती आबा कहने लगे कि धरती आबा का मतलब ब्रह्मांड पिता आप ही हैं, जगत पिता आप ही हैं, हम लोग के सबके पिता आप हैं। वो भी उम्र 25 साल, 25 साल में ही धरती आबा बने हुए, और सारे जनजाति इनकी बात आंख बंद करके मानने लगे। और तब इन्होंने एक दिन कहा कि ईश्वर ने हमें संदेश दिया है कि सबको उठाओ और हथियार उठाओ, दीकुओं को भगाओ, सामाजिक धार्मिक सुधार करो, राजनीतिक सुधार भी होगा, इस क्षेत्र से दीकुओं को बाहर होना चाहिए। और पहला ऐसा विद्रोह है जिसमें बिरसा मुंडा अपने सभी सहयोगियों के साथ पूरे झारखंड छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है एकदम ऐसा हंगामा कर दिए कि भयंकर कोबराम को उल गुलान कहा जाता है। इसीलिए इस विद्रोह का नाम उल गुलान विद्रोह है। आपसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, उल गुलान का अर्थ क्या होता है? असीम कोलाहल। देखो इसे बहुत अच्छा प्रश्न गहराई में पूछता है। उल गुलान का अर्थ क्या है? असीम कोलाहल। असीम कोलाहल का मतलब जो आदिवासी का क्षेत्र एकदम शांत, वह क्षेत्र मारो काटो, असीम कोलाहल हो रहा है। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों की हालत खराब हो रही है। लेकिन अब चूंकि मुंडा में कई लोग जो सरदार थे ईसाई धर्म से भी रिलेटेड, तो अंग्रेजों ने उन मुंडाओं पर विश्वास किया जो ईसाई थे, बिरसा मुंडा की बात नहीं माने, और उन लोग उसके तहकीकात करने में लगा दिए। और इसी कारण से हम लोग ध्यान दीजिए, आपका बिरसा मुंडा ये गिरफ्तार हो गए, चक्रधरपुर बंगाल में सोए हुए थे, और वहीं से अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो इनको रांची जेल में डाल दी। और रांची जेल में डालने के बाद अंग्रेज जान रहा था कि ये निकलेगा तो फिर वही करेगा, फिर वही करेगा, जंगल में कैंप लगाएगा, लोग इसके दीवाने हैं कि इलाज यही करते हैं। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ही इसको जहर दे दी, भोजन में ही जहर दे दिया, और कहा कि हैजा से मर गए, उल्टी हुआ और इसीलिए मर गए। और यही 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई, और इसीलिए रांची जेल का नाम बिरसा मुंडा एक कारागाह के नाम से जाना गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मुंडा विद्रोह हो गया। अगला नंबर हम लोग देखें, ताना भगत आंदोलन। एक और सुन लेते हैं। ताना भगत आंदोलन जो देख रहे हो, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय, ये ताना भगत आंदोलन भी जस्ट उसी जैसा है जैसे मुंडा विद्रोह है, इसलिए इसको मुंडा विद्रोह पार्ट 2 का। इसका ताना भगत आंदोलन भी कहा हुआ है झारखंड, ये भी किस लिए हुआ है? सामाजिक धार्मिक सुधार, इसलिए पार्ट 2 है। इसमें भी कहा मांस नहीं खाओ, मदिरा नहीं पियो, लोग को एकदम कोई तरह का कुप्रथा नहीं धर्म में रहना चाहिए, और ये भी सेम नेचर का है जैसे मुंडा विद्रोह हुआ है। क्वेश्चन देख, कौन विद्रोह सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए भी था? और चॉइस में मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, और सी ताना भगत, और डी एक से अधिक सही। तो एक से अधिक सही होगा, इसलिए आप एक एक विद्रोह की बातों की गहराई पर ध्यान रखना। ताना विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? तो इसके नेतृत्व करता है जतरा भगत। ताना भगत समझना कि ताना मार दिए तो जतरा बन गया, जतरा भगत, तो इसलिए इसके नेतृत्व करता कौन हो गया? जतरा भगत। तो पहले ये बताओ कि लाइन एकदम क्लियर है सबका? अब जल्दी से फटाफट इसको लिखो और तब आगे चले। नीचे लिखते चलो, इतना खत्म करके आगे बढ़ो। लिखो सब, तो लगता है 100 बूढ़ा का आत्मा लेके बैठा हुआ है कल सर्कल से, इतना कर लिया जाए कल। चलो थक गया तो कोई बात नहीं, छोड़ो, चलिए हम तो फॉर्म में 8 बजे खत्म कर देते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, कल आपका हम लोग इधर मॉडर्न ही स्पीक में लंबा कर फिर सटा दें, और ऐसे क्लास पहले कर लेते हैं, क्योंकि इस वीक में हम चाह रहे हैं मॉडर्न खत्म करके इसको खत्म